भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं आज निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक। निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? आपको यदि क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा? निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो पहला है नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम। नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1992 में भारत सरकार ने 1992 में भारत सरकार के द्वारा नए आर्थिक कार्यक्रम चलाए गए। नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणाएं की गई और इस घोषणाओं में मुख्य रूप से औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, कर संरचना आदि अनेक महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन करके उन्हें उदार बनाया गया। नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991 में भारत सरकार ने 1991 में भारत सरकार के द्वारा नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणाएं की गई, कार्यक्रम चलाए गए और इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, कर संरचना आदि अनेक महत्वपूर्ण नीतियों में संशोधन करके नीतियों में संशोधन किया गया और संशोधन करके उसमें सुधार किए गए, जिसको हम कहते हैं उदार नीति। अनेक उदार नीति बनाई गई। दूसरा है बढ़ता ऋण भार। 90 के दशक में 1990 के दशक में सरकार 1990 के दशक में सरकार देश पर बढ़ते विदेशी ऋण भार को क्या करने के लिए, निकालने के लिए, विदेशी जो ऋण भार देश पर विदेशी ऋण भार अधिक थी, इसको निकालने के लिए सरकार द्वारा निजीकरण का सहारा लिया गया। सरकार ने निजीकरण का सहारा लिया और निजीकरण के माध्यम से देश जो ऋण के जाल में फंसा हुआ था, इनको बाहर निकालने में क्या हुआ, सहायक हुआ। क्या बताओगे? 90 के दशक में या 90 के दशक के प्रारंभ में देश पर बढ़ते विदेशी ऋण भार को निकालने के लिए, हमारे देश पर ऋण का भार अधिक था, विदेशी ऋण भार अधिक था, इनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, निजीकरण का सहारा लिया गया और निजीकरण के माध्यम से ऋण के जो जाल है, ऋण के जाल में जो भारत फंसा हुआ था, इसको बाहर निकालने में सफल हो। तीसरा है भारतीय उद्योगों को प्रतियोगी बनाना। 90 के दशक में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर 90 के दशक में सरकार द्वारा संरचनात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया जिसमें भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता योग्य बनाना, जिसमें भारतीय उद्योगों को, भारत के जितने भी उद्योग हैं, इनको अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के सामने, क्योंकि उद्योग, भारत के उद्योग हैं, उनके द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है, इन उद्योगों को क्या करनी पड़ती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, व्यापार में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था। इनको क्या करना, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने से क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता योग्य बनाना आवश्यक था, जिसके लिए अर्थव्यवस्था में निजीकरण को अपनाई, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में निजीकरण को अपनाया गया और अपना करके हम क्या हो गए, अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या हो गए, उसके सामने प्रतियोगिता कर पाने में समर्थ हुए। चौथा है उत्पादन कुशलता में वृद्धि। देश में संसाधनों का उचित विदोहन करके, हमारे देश में जो संसाधन है इनका उचित विदोहन करके
उत्पादन कुशलता में वृद्धि करके, देश में संसाधनों का उचित वितरण करके, उत्पादन कुशलता में वृद्धि करके घरेलू बाजार को विदेशी प्रतियोगिता योग्य बनाने के लिए, घरेलू बाजार को विदेशी प्रतियोगिता योग्य बनाने के लिए, घरेलू बाजार को विदेशी प्रतियोगिता योग्य बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया या प्रोत्साहित किया गया। और पांचवा है विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनियों का आगमन देश में अपनाई गई उदारीकरण प्रक्रिया में, विदेशी कंपनियों का आगमन में क्या बताओगे? विदेशी कंपनियों का आगमन देश में अपनाई गई उदारीकरण प्रक्रिया में विदेशी कंपनियां भारत के विस्तृत बाजार की ओर आकर्षित हुई। विदेशी कंपनियां में क्या हुआ? भारत के विस्तृत बाजार की ओर आकर्षित हुई, जिससे देश में निजीकरण को बढ़ावा मिला। क्योंकि उदारीकरण प्रक्रिया से क्या हो गया? विदेशी कंपनी भारत में विस्तृत बाजार होने के कारण भारत में बाजार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया। अब विस्तृत होने के कारण विदेशी जो कंपनी में भारत में आकर्षित हुई, जिससे देश में निजीकरण को बढ़ावा मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में निजीकरण को प्रोत्साहित करने वाले एक प्रमुख कारक है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के निजीकरण को प्रोत्साहन मिला। अब हम देखते हैं भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, वैश्वीकरण कहा जाता है। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से तात्पर्य है पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में, वैश्वीकरण का तात्पर्य या वैश्वीकरण का अर्थ होता है पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक सत्ता के रूप में मानने से, पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने से, जिसमें सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है। जिसमें क्या की जाती है? जितने भी आर्थिक बाधाओं उनको हटा दिया जाता है। विश्व एक बाजार के रूप में होता है। पूरा विश्व क्या होता है? एक बाजार के रूप में होता है। पूरा विश्व, पूरा संसार एक बाजार के रूप में होता है। वैश्वीकरण में विश्व के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का, वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या होता है या भूमंडलीकरण के अंतर्गत क्या होता है? विश्व के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का स्वतंत्र आगमन होता है। वैश्वीकरण अपनाने से क्या होता है? विश्व के पूरे संसार के वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का स्वतंत्र आगमन होता है। प्रत्येक देश अपने वित्त पूंजी को और तकनीकी संसाधनों का क्या करते हैं? देश में उपयोग करते हैं। ये हो गया वैश्वीकरण। इसके बाद नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव। हमारे देश में क्या किए गए? नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाए गए। तो अपनाने से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? तो पहला है आर्थिक समृद्धि। 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था में, 1990-91 में भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये सब क्या है? 90 के दशक, 1990-91 में इसको अपनाया गया। तो आर्थिक समृद्धि में क्या बताओगे? सन 1990-91 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का नितांत अभाव था। 1990-91 में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का अभाव था, गतिशीलता का अभाव था। लेकिन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप, आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था एक सक्रिय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। लेकिन आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे भारत देश में 1990-91 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती, गतिशीलता का नितांत अभाव था। लेकिन आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन आर्थिक सुधार कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप या अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था एक सक्रिय अर्थव्यवस्था के रूप में परिणित हो गई या परिवर्तित हो गई। ये पहला है। दूसरा है
राजकोषीय घाटे में सुधार, नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप, नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार, नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा निरंतर कम होता है। क्या बताओगे? आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा था वो क्या हो गया? निरंतर कम होता गया। सरकार के राजस्व में निरंतर वृद्धि होने लगी और सरकार के राजस्व में निरंतर वृद्धि होने लगी। कब? आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत। तीसरा है कीमतों का नियंत्रण। नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप, नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप मुद्रा की आपूर्ति में कमी तथा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा में कमी की गई और वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा इसमें क्या की गई? वृद्धि की गई। अब वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा इसमें वृद्धि होगी तो क्या होगा? स्वाभाविक है कीमतों में क्या होगा? निरंतर कमी आएगी। किसी भी वस्तु की उत्पादन सेवा क्या करती है? कीमत को निर्धारित करती है। तो हमारे भारत देश में क्या किया गया? आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मुद्रा की आपूर्ति में कमी की गई, मुद्रा की पूर्ति को कम किया गया और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि की गई, जिसके कारण कीमतों में कमी आई। वर्तमान में मुद्रास्फीति की दर 6% के लगभग बनी हुई है। हमारे भारत देश में वर्तमान में देखें तो मुद्रास्फीति की स्थिति है, इनकी दर में अभी भी 6% बनी हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि वस्तु और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करना और जो वित्त की आपूर्ति उसमें कमी करना, तभी हम क्या कर सकते हैं? मुद्रास्फीति की स्थिति से निपट सकते हैं। और चौथा है विदेशी निवेश में वृद्धि। नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप, नए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दरों में क्या किया गया? वृद्धि की गई। क्या बताओगे? नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, नए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत या परिणाम स्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे क्या होगा? देश में उत्पादन में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा बढ़ेगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि होने से क्या हुआ? उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी, उत्पादन हमारे भारत देश में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। इसके बाद पांचवा है उपभोक्ता की संप्रभुता। नए आर्थिक सुधारों से देश में प्रतियोगिता बढ़ने से, नए आर्थिक सुधारों से देश में प्रतियोगिता बढ़ने से उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी। नए आर्थिक सुधारों में क्या हुआ? देश में प्रतियोगिता बढ़ने से उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म की वस्तुएं, उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध होने लगी तथा उत्पादनकर्ता उपभोक्ताओं की फसल को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं में निरंतर सुधार कर रहे हैं। प्रत्येक उत्पादनकर्ता क्या कर रहे हैं? उपभोक्ताओं की फसल को ध्यान में रखकर वस्तुओं में निरंतर सुधार कर रहे हैं। मतलब उपभोक्ताओं की जो मांग है, उसकी पसंद है, उनको ध्यान में रख करके उत्पादन कार्य किया जा रहा है। ये हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारीकरण निजीकरण में अंतर। उदारीकरण एवं निजीकरण में क्या अंतर है? तो पहला है उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है। उदारीकरण एक क्या है? व्यापक अवधारणा है जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में लागू की जा सकती है। उदारीकरण क्या है? एक व्यापक अवधारणा है जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में
लागू की जा सकती है। निजीकरण उदारीकरण का ही रूप है। निजीकरण में उदारीकरण का ही रूप है। पहला अंतर क्या बताओगे? उदारीकरण का क्षेत्र व्यापक होता है। यह उदारीकरण एक व्यापक अवधारणा है जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। अब निजीकरण उदारीकरण का ही अंग है या एक रूप है। दूसरा है उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण। उदारीकरण में सरकार का नियंत्रण होता है। इसके साथ उद्योगों का विकास भी किया जा सकता है। उदारीकरण में क्या होती है? सरकार का नियंत्रण होता है। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? उद्योगों का विकास भी कर सकते हैं। निजीकरण में पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी हाथों में होता है। निजीकरण में क्या होती है? पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण। निजीकरण में क्या उत्पादन पर हो या सेवा पर हो या निवेश पर हो, इनका क्या होता है? नियंत्रण एवं स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है, स्वामित्व का होता है। तीसरा है उदारीकरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा। उदारीकरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा सार्वजनिक लाभ की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनाई जाती है। सरकार द्वारा उदारीकरण की जो प्रक्रिया है सरकार द्वारा सार्वजनिक लाभ की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनाई जाती है। सार्वजनिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। और निजीकरण प्रक्रिया में स्वलाभ, स्वयं की लाभ। निजीकरण में क्या होती है? स्वलाभ मतलब स्वयं की लाभ की भावना से प्रेरित होती है। इस प्रकार